हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे इस सीरीज जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। और इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? तो देखो, जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बोलोगे तो एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी है, सिर्फ परिमाण बता दो और हमारा काम हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कितना वेट है, तो आप बताओगे कि 60 kg, 65 kg। ठीक है, आप इसके साथ में दिशा नहीं बताओगे कि मैं पूछूँ कितना वेट है तो आप कहोगे कि 60 kg ईस्ट की तरफ या 55 kg वेस्ट की तरफ, ये नहीं बताओगे। इसका मतलब आप 60 kg बताओगे, मैं समझ जाऊँगा। तो आपने सिर्फ परमाणु बताया और मेरी समझ आ गया। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी है वो सिर्फ परमाणु से ही पूरी तरह डिफाइन हो रही है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके लिए परमाणु के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होते हैं डिफाइन के लिए। अब मैं यहीं आपसे पूछूं कि आपका घर कितनी दूर है या कितने किलोमीटर है, तो आप कहोगे 5 किलोमीटर। अगर मैं 5 किलोमीटर यहाँ से किधर जाऊँ ये फिक्स नहीं ना, इधर जा सकता हूँ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो आपको अगर एकदम सही बताना है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाओ। तो ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है? वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या सभी ऐसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर होंगी? नहीं होंगी। उसके साथ साथ एक तीसरी कंडीशन भी है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करनी चाहिए। अभी ये क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ एडिशन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, दो होते हैं वेक्टर लॉ, एक होता है ट्रायंगुलर लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी आप कहोगे सर ऐसी क्वांटिटी बताओ कोई जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो। तो देखो, उसका है विद्युत धारा या करंट। अब देखो, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है कितने एम्पियर बह रही है, करंट की डायरेक्शन भी होती है कि पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव तरफ फ्लो करेगी। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन वेक्टर की सिंपल है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज इट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो वेक्टर को लिखते कैसे, तो आप मैथ में पढ़ोगे तो एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से। इसको बोलते हैं टेल और एक को बोलते हैं हेड। इसको शीर्ष बोल सकते हैं, इसको पुच्छ बोल देते हैं। ठीक, अब देखो, अगर इस चीज को और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक अगर वेक्टर हुआ तो ये दिखाने के लिए हम इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं, ए वेक्टर। या फिर इसको काफ़ी हाईलाइट करके बोल्ड भी लिख सकते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? ए वेक्टर। और भी होता है, जैसे ए को अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो तो ये भी वेक्टर ही होता है। और अभी मॉडर्न में कुछ बुक में ऐसे भी लिख देते हैं इसको, तो वेक्टर होता है। लेकिन हम ज़्यादातर अपने में ये वाला यूज करेंगे। अच्छा, अब देखो वेक्टर में दो चीज़ होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है, तो जो इसकी लेंथ होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब हमें अगर वेक्टर से सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ देखो ये क्या है वेक्टर, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको कैसे लिखते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये वाला ए लोगे तो पहले से ही वेक्टर है ये, तो अगर हाईलाइटर ले लोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर मॉड ऑफ ई वेक्टर, आया समझ? तो इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम वेक्टर कितने तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का पढ़ेंगे यूज, के यूनिट वेक्टर को यूज कहाँ करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास हुआ एक वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। डेफिनेशन लिख दिया, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड 1 का मतलब यह है कि कोई भी वेक्टर हो, अगर उसी के परिमाण का उससे डिवाइड कर दो, उसी के मैग्नीट्यूड का, तो हमेशा क्या आ जाएगा? 1। ये हमारा ए वेक्टर हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड, इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा डिवाइड करके। तो जो वेक्टर निकल के आएगा उसको लिखते हैं हेड करके। तो ये हमारा क्या होता है? यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर हुआ। और इसका यूज क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर। जब भी फिजिक्स में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हम फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किसी की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हमेशा यूज करेंगे हम यूनिट वेक्टर का। चलो अब समझते हैं अगला टर्म, वो होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है पहले समझते हैं जीरो वेक्टर, फिर जीरो वेक्टर का यूज समझेंगे। देखो जीरो वेक्टर का इतना यूज है, अगर जीरो वेक्टर नहीं होता ना, तो अलजेब्रा की जितनी किताबें हैं उसमें आधे पेजों पर तो कंडीशन लिखी होती है बहुत सारी। वो क्या कंडीशन होगी वो समझते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर क्यों आया, जीरो वेक्टर नहीं होता तो क्या दिक्कतें आती, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जीरो वेक्टर पढ़ाया जाता है, ठीक। लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। चलो आज पढ़ते हुए हैं और इसका यूज भी समझते हैं। तो देखो जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वेक्टर समझोगे तो वेक्टर ये होता है, ये होता है इसका स्टार्ट पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होता है, और ये होता है इसका एंड पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। तो जो इसकी लेंथ होती है स्टार्ट और एंड पॉइंट की, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये होती है इसकी डायरेक्शन। लेकिन जीरो वेक्टर में क्या है कि जब इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एक ही हो जाए, या टेल और हेड एक ही हो जाए, चलो ये हो गया सब, और डायरेक्शन इसकी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर कोई एक बॉडी है, एक इस पर कोई फोर्स लगा रहा है इधर, और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पर लग रहा है इधर, तो ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो दिखाता है डायरेक्शन, और कितना मूव करेगी वो होता है मैग्नीट्यूड। तो ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, तो जीरो मैग्नीट्यूड से मूव करेगी। कहाँ करेगी, किधर भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जीरो वेक्टर होता क्या है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक। अब पढ़ते हैं इसका यूज क्या है। देखो ये सिर्फ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलजेब्रा में डाला ही क्यों गया, ठीक। हमने ये पढ़ा है कि स्केलर को वेक्टर में ऐड करोगे तो क्या आएगा, बताओ। नहीं कर सकते। स्केलर वेक्टर का सब नहीं करते हम, स्केलर 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 जोड़ते हैं, वेक्टर को वेक्टर में जोड़ते हैं, ठीक। अगर कभी मान लो, और हमने पढ़ा है कि अगर वेक्टर प्लस वेक्टर इनको ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अब सोचो अगर जीरो वेक्टर नहीं होता तो क्या होता। देखो अगर ये वेक्टर लिख लिया हमने, माइनस ए वेक्टर है, ठीक। और ये हमारा दूसरा वेक्टर हुआ अगर ए वेक्टर, तो ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल, कैंसिल करके हमारे पास जीरो आएगा। लेकिन जीरो तो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, ये रूल पढ़ा है पूरा। रूल हमारा क्या कहता है कि वेक्टर को वेक्टर जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो इसको वेक्टर बनाना हमारी मजबूरी थी, इसलिए फिजिक्स में ये जीरो वेक्टर का टर्म लाया गया है। देखो अभी और सोचो, अगर आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो वेक्टर की, और कहीं भी बीच में अगर आ जाता है, कहीं कहीं भी दो चीज़ कैंसिल हो जाती है, ए माइनस ए आया, तो जैसे ही जीरो आया तो हर जगह तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि वेक्टर को वेक्टर में जोड़ोगे तो वेक्टर आएगा। कंडीशन ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन तो हर जगह चाहिए होगी, पता नहीं कब जीरो आ जाए, कब दो ऐड हो जाए। इन सारी कंडीशन को हटाने के लिए हमने एक जीरो वेक्टर नाम का टर्म डाल लिया। जीरो वेक्टर नाम का टर्म डाल लिया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये वेक्टर होता है। अब इससे क्या होगा, इससे चाहे वेक्टर वेक्टर जोड़ो तो ये कभी कंडीशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी हमें कि कहीं जीरो ना हो जाए बीच में। तो जीरो वेक्टर का यूज बस यही है कि जितनी भी घटती जो हमने बना रखे हैं फॉर्मूले के, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर आएगा, ये सारी चीज़ें सही तरीके से काम करें। ओके, तो ये हुआ जीरो वेक्टर का सिग्निफिकेंस। अच्छा अब पढ़ते हैं। देखो अब वेक्टर होते हैं दो तरह के, एक होते हैं प्रॉपर वेक्टर और एक होते हैं इम्प्रॉपर वेक्टर। ये टर्म बस डाल दिया। प्रॉपर वेक्टर कौन से होते हैं, वे सारे वेक्टर जीरो वेक्टर को छोड़ के, और इम्प्रॉपर वेक्टर होता है सिर्फ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इम्प्रॉपर होता है, यहां पर लिख लेते हैं, चलो। इम्प्रॉपर वेक्टर होता है सिर्फ जीरो वेक्टर, और प्रॉपर वेक्टर
जीरो वेक्टर को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो सब होते हैं हमारे प्रॉपर वेक्टर। चलो और पढ़ते हैं आगे। ये समझने वाले वेक्टर है, एक होते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है, एक होते हैं बाउंड वेक्टर। ये समझ लो, ये काफी सही होते हैं। देखो फ्री वेक्टर में क्या होता है, जब भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जैसे ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जब भी जरूरत पड़े इसको हम यहाँ लिख लो, चाहे इधर से यहाँ खिसका लो, फिर भी ये वेक्टर है, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। और फ्री वेक्टर को चाहे कहीं मूव कर दो, आगे पीछे कर दो, ऊपर नीचे कर दो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। ये वेक्टर है, इसको उठा के हमारे यहाँ रख दो अगर मैं, तो आप कहोगे दोनों इक्वल वेक्टर है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसको खिसका के यहाँ रख दूँ मैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाउंड वेक्टर क्या होता है, बाउंड वेक्टर आते हैं जब भी पढ़ेंगे हम रोटेशन, ठीक। अब मान लो अगर ये एक कोई बॉडी है और इसमें हमने एक यहाँ से कुछ बोल्ट लगा के हैंग कर रखा है, अब यहाँ इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम, तो देखो यहाँ से फोर्स लगाओगे, ये चीज़ 11 में पड़ी होगी, तुम्हारा क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा इस पर, बलागुड। बलागुड लगता है ये वाला बल, उसके साथ में ये जो लाइन ऑफ फोर्स है सिर्फ डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अब इस फोर्स को आप सोचो कि यहाँ लगा दूँ मैं तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन आएगा अंतर ना। इस फोर्स की वैल्यू तो वही रहेगी, जैसे अब यहाँ लगाओगे तो अब देखो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो जो मेरा टॉर्क निकल के आएगा, या इसको बोलते हैं बलागुड, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज आ जाएगी। तो जो फ्री वेक्टर्स वो होते हैं जिनको खिसकाने से आगे पीछे करने फर्क नहीं पड़ता, बाउंड वेक्टर ये होते हैं जिनको खिसका नहीं सकते। तो जितना चैप्टर पढ़ोगे रोटेशनल वगैरह, इसके सारे चैप्टर हमारे पास होते हैं बाउंड वेक्टर, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक होता है कोइनिशियल वेक्टर। देखो नाम से समझ आ रहा है, कोइनिशियल वेक्टर का मतलब है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये वेक्टर निकल के जा रहा है, ये वेक्टर निकल के जा रहा है, ये वेक्टर निकल के जा रहा है, ये कैसे होगा, अगर इसको नाम दे दूं मैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ये कैसे हो गए, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। और एक होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को कब कह सकते हैं ये इक्वल है, इनको इक्वल जब कह सकते हैं हम, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो, तो मॉड ए होना चाहिए वो मॉड बी के बराबर होना चाहिए, और जो ए की डायरेक्शन है और बी की डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए। ए की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन शुड बी सेम। ठीक, तो ये हमारे आ जाएंगे इक्वल वेक्टर। चलो, तो बाकी और बहुत सारे वेक्टर होते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम के हैं। एक होते हैं, अगर एक ही प्लेन में वेक्टर है तो कोप्लेनर वेक्टर, ठीक, हमारा कोई काम का नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, देखो हमने इतना कवर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ये हमारे सबसे काम का है, और इसकी हर चीज़ समझेंगे, क्योंकि पूरी फिजिक्स में चाहे 11th की पढ़ोगे चाहे 12th में पढ़ोगे, हमारे हमेशा काम आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर। इसी में लोग रहते हैं कंफ्यूज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द ट्रायंगुलर लॉ। द ट्रायंगल लॉ लिख दो इसको, या ट्रायंगुलर लॉ लिख दो, ट्रायंगल लॉ। अब देखो ट्रायंगल लॉ में बस एक दो चीज़ समझनी है, ज़्यादा समझना क्या है हमें। देखो ये होता है वेक्टर, ये होता है इसका टेल, और ये होता है इसका हेड, और एक वेक्टर ये है, मान लो ये इसका टेल और ये इसका हेड। तो इसमें समझना ये है हमारे लिए, जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल अगर जुड़ी हो, तभी उसको जोड़ सकते हैं हम ट्रायंगल लॉ से, वरना इसको ट्रायंगल लॉ से कभी नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर कभी हमारे पास ये आ जाए, तो यहाँ कौन सा है, ये टेल और टेल ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, बाद में कुछ चेंज करके लगा सकते हैं, वो कैसे लगाएंगे वो पढ़ेंगे अगले वाले लॉ में, ठीक। अगर कहीं ऐसे लिखा है हमारे पास, ये हेड है और इसका ये हेड है, इससे भी नहीं लगाओ। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कर दो ट्रायंगल लग जाए, नहीं लगेगा, ठीक। तो इसकी पहली कंडीशन समझने की सिर्फ इतनी है कि जब भी ट्रायंगल लगाएंगे हम,
तो इसका हमारे पास जो हेड होना चाहिए, इस पे दूसरे की टेल रखी हो, तो जब इसका जो नेट वेक्टर निकल के आएगा या रिजल्टेंट, अगर इसको ए वेक्टर मान लूँ मैं, इसको बी वेक्टर मान लूँ मैं, तो ये समझ में आया इसके हेड, तो जो ए वेक्टर के टेल से और बी के हेड तक ये जाएगा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको बोल देते हैं हम आर। इसको अगर लिखोगे तो आर बराबर ए प्लस, ये समझना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हर जगह आएगा फिजिक्स में, कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ ए प्लस बी लिखा है, कभी बी इधर लिख लिया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बस दिमाग में इतना रखना है कि इसका जो हम जोड़ा है हमने हेड, इस पर किसी वेक्टर का टेल रखा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस वाले वेक्टर के ए वेक्टर के टेल से लेके दूसरे के हेड में जाके। अब आर की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे हम लास्ट में, ठीक है। अब देखो इसको, अब देखते हैं पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो, इसमें क्या होता है, देखो ये लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम जानते हो, समांतर चतुर्भुज, तो इसकी अगर दो भुजाएं कोई वेक्टर है, ये वाली वेक्टर है, तो इसमें क्या मिला है, टेल और टेल, तो जो इसका होगा डायगोनल या विकर्ण जो होगा, वो विकर्ण हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो ये वेक्टर है फ्री वेक्टर, तो वो ठीक है, इसको इधर जाके लिख सकते हैं हम, तो ये ऐसे करके ऐड कर देंगे बाद में। तो ये अगर हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये फ्री वेक्टर है, तो यहाँ ले आएंगे बी वेक्टर हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट लाओगे तो ये आर वेक्टर हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बस ये समझना है कि कब लगेगा ट्रायंगुलर लॉ और कब लगेगा पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगुलर लॉ कब लगेगा, जब एक का हेड पर दूसरे की टेल रखी है और जब दोनों टेल आपस में मिली हुई है, तब कौन सा लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ये हमने ऐड किए थे टू वेक्टर्स के लिए। अगर यही चीज़ें आ जाए हमारे पास मल्टीपल वेक्टर के लिए, तो देखो मल्टीपल वेक्टर के लिए क्या होता है, एक ये ऐड कर दिया हमने, फिर ये अगर हमारे पास ऐसे मान लो ऐड करने को आ जाए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और मान लो ये आ जाए ये डी वेक्टर है, तो अगर हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट, तो कैसे निकालोगे, एक एक करके चलते हैं। पहले देखो यहाँ इसके हेड पे टेल रखा है, रिजल्टेंट इसका ये आ जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ये वाला, ये हमारा कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस चीज़ को भूल जाओ। अब देखो अब तुम्हारे पास ये वेक्टर आया, इसके हेड पे ये टेल रखा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे तो कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को हटा दोगे तो ये कौन सा आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब फिर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये तुम्हारा नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा, वो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी वेक्टर। तो जैसे जैसे इनका यूज आएगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, और ये इसकी ज़रूरत हमें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली है। तो देखो अगर हम ये देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें हमारे पास दो ही डायरेक्शन होती है ना, सिर्फ एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तो एक्स पे जा रही है, और कोई इधर जा रही है तो वाई पे जा रही है। अगर मान लो कोई चीज़ इधर मूव कर रही है, जैसे मेरे पास अगर सिंपल सोचिए मार्कर है, मैं अभी बोलूँ किधर जा रहा है तो आप बोलोगे एक्स में जा रहा है। अगर ये मार्कर ऐसे ऊपर जा रहा है तो आप बोलोगे वाई में जा रहा है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे घुमाऊँ तो क्या बोलोगे आप? अब देखो ये चीज़ दोनों तरफ जा रही है ना, एक्स की तरफ भी जा रही है, वाई की, इसका मतलब इधर भी जा रही है और उधर भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। जैसे ये चीज़ अगर गई मेरी, तो ये जो वैल्यू है इसकी कुछ एक्स पे वैल्यू भी है और इसकी वाई पे वैल्यू भी है। तो कंपोनेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना है और ये वाई डायरेक्शन में कितना है।
अब देखो निकालने की ये समझो, मेरे पास सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ 9 डिग्री में चलती है, या तो इधर जाएगी और या फिर इधर जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर कैसे पहुँचोगे? यहाँ खड़े हो तुम, इधर जाएगी नहीं, वो सीधी जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ रुक जाएगी, फिर यहाँ से इधर मुड़ जाएगी, और या फिर ऊपर ऊपर जाएगी, यहाँ से इधर मुड़ जाएगी। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो वैल्यू है उस एक्स एक्सेस में कितनी गई है। अगर ये मान लो कोई गाड़ी है, यहाँ जाए खड़ी हो गई, तो मैं बोलो कि इस साइड कितनी चलेगी। इस साइड आप यहाँ से नापोगे और बता सकते हो कि इस साइड इस वाली लाइन से पूरी बाई एक्सेस से कितनी दूर चलेगी, तो ये चलेगी ये से। और मैं पूछोगे इस साइड कितनी चलेगी, एक्सेस से कितनी दूर चलेगी, अब बताओगे ये वाले डिस्टेंस। अब जैसे बताया ये होता है फ्री वेक्टर, तो इसको चाहे यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली लाइन थी, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। इस पॉइंट को हमने ये बता दिया कि एक्स एक्सेस इतनी तरफ है और बाई एक्सेस से इतनी तरफ है। तो बस इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये एक चीज़ थी, ये मान लो अगर ये मैं इसको नाम दे दूँ कोई, अगर ए वेक्टर नाम दे दूँ या ए नाम दे दो सिर्फ, तो ये वाला जो है वो इसका आ गया एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये वाला आ गया हमारा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक, अब निकालनी होती है इसकी वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब इसके लिए ट्रायंगल में हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो देखो अब एंगल तुम्हारे ऊपर है। अब ये नहीं ये बोल दो ये वाला cos थीटा होगा, ये वाला sin थीटा होगा, ऐसे नहीं। एंगल कौन सा ले रहे हो आप? अगर आपने ये वाला एंगल लिया, अब लगाओगे तुम फॉर्मूला अपना। ठीक, ये वाली वैल्यू कौन सी है? बाई वैल्यू। ठीक है, बाई मतलब बाई एक्सेस वाली है ए वाई, और ये वाली कौन सी वैल्यू है? ए एक्स। अब लगाओ cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरे पास? ए एक्स, और ये पूरा ए है, या तो फिर यहाँ ए एक्स आ जाएगा मेरे पास ए cos थीटा। ऐसे ए वाई निकालोगे, ये आ जाएगा मेरे पास ए sin थीटा। तो बस इसको याद इतना करना है इसमें कि जिस तरफ एंगल लेते हैं उस तरफ वाली लाइन होती है cos थीटा, और दूसरी साइड वाली क्या होती है? sin थीटा। अब देखो जब भी कंपोनेंट तोड़ना है, तो जब इसके कंपोनेंट तोड़े हमने, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास था एक्स एक्स और बाई एक्सेस। तो जब भी अगर पेपर में आगे भाई तुम पढ़ोगे वेक्टर आ गया और तुमसे कहेंगे इसके कंपोनेंट तोड़ो, तो सबसे पहले क्या कहोगे? भाई इसके नहीं तोड़ सकते अभी, पहले डायरेक्शन तो बताओ कहाँ कहाँ तोड़ना है। क्योंकि यहाँ हमने तोड़े थे एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाएगा। या अगर एक बोले ये डायरेक्शन है, तो एक इसके हमेशा होगी 90 डिग्री डायरेक्शन। ठीक, ये पूरा वेक्टर हमेशा 90 डिग्री को तभी तोड़ सकते हो। अब इसके तोड़ने तुम्हें पता है, अगर ये वाला एंगल थीटा ले लोगे, तो ये तुम्हारा जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा ये होगा, तो ये cos थीटा, दूसरा वाला आ जाएगा ये sin थीटा। जब तक आपको ये डायरेक्शन नहीं पता होंगे, तब तक वेक्टर आप कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? चलो एक बार और एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसका। ये समझ लो आसान है, और जहाँ जहाँ फिजिक्स में यूज पड़ेगा वहाँ वहाँ फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखो फिजिक्स में यदि आपसे ये बोल दिया कि ये वेक्टर है और इसके कंपोनेंट तोड़ो, सबसे पहले क्या कहोगे? पहले बताओ कौन कौन सी डायरेक्शन में तोड़ना है। तो डायरेक्शन उस डायरेक्शन में तोड़ते हैं जहाँ हमें कुछ पता होता है। देखो पता होने का मतलब ये चीज़ें कॉमन है, इधर से नाप सकते हो एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, तो वो इधर ही तोड़ सकते हैं, यहाँ तोड़ लो, तो दो डायरेक्शन हो गई। तो अब एंगल कौन सा? अगर आपने ये एंगल थीटा ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो थीटा के पास वाली साइड जाएगी cos थीटा और दूसरी वाली साइड जाएगी ई sin थीटा। बस कुछ नहीं हुआ, ये वेक्टर का आपने दो कंपोनेंट तोड़ दिया। समझ गए? बहुत आसान चीज़ है बिल्कुल ये। चलो कंपोनेंट समझ में आया, तो अब पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड में क्या है कि हमने पढ़ा ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ ये क्या होता है? वेक्टर एडिशन के लिए। तो देखो हमने ये पढ़ा, ट्रायंगुलर लॉ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? जब किसी वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो,
तो इसका रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा, ये आ गया रिजल्टेंट। तो अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास अगर बी है, तो ये मेरे पास आर आया रिजल्टेंट। आर की वैल्यू हमने निकाल दी थी पहले, कितनी आई थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, गणितीय मान अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इस वेक्टर को यहां तक बढ़ा लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल, तो ये वाला वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसके तोड़ो कंपोनेंट। जैसे कंपोनेंट का नाम आएगा, क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन बताओ कहाँ कहाँ तोड़ना है। तो एक डायरेक्शन तो हमने ये बता दिया आपको, यहाँ तोड़ दो, और दूसरी डायरेक्शन यहाँ तोड़ दो। तो देखो अगर ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, बी कॉस थीटा। तो बी का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, कॉस थीटा। ये वाला आ जाएगा बी साइन थीटा। तो देखो ये फ्री वेक्टर, तो यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ लिख देते हैं, बी साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या आया, थीटा हमारा, ये वेक्टर ए है हमारा, पूरा डायरेक्शन ये है, तो ये थीटा हमारा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो अब ये पूरा हो गया 90 डिग्री। अब पता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसके बराबर होता है। तो देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तुम, तो इसका ये पूरा कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सिर्फ, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी ले लिया आपने साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। या क्या कर सकते हैं, इसको परमाण को हम ए को ए भी लिख सकते हैं। ये लिखोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा सही दिखेगा। ये लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें वेक्टर पता है और वेक्टर के परमाण पता है, परमाण ए पता है बी पता है और दोनों का अगर एंगल पता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हैं मान। तो ये कौन सा आ गया, थीटा। अब देखो इसमें एक चीज़ और पूछता है, जब ऐसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें आगे, ऐसा क्वेश्चन देगा तो एक चीज़ और पूछेगा, फिर बोलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर इसके बीच में एंगल और बताइए। ये वाला वेक्टर पूछता है कभी कभी कि ये जो आर आया, आर के बीच में और ए के बीच में एंगल बताओ। तो देखो आर और ए के बीच में एंगल ये वाला है, इसको कुछ भी मान लो, अगर फाई मान लो इसको, तो कैसे निकालोगे इसको, ए ट्रायंगल है, tan फाई निकलोगे तो लंबट्टे आधार। तो अगर इस एंगल को निकालोगे tan फाई बराबर इसको बी साइन थीटा, आधार कैसे लिखोगे, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ से फाई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये भी कई क्वेश्चनों में एंगल पूछ लेता है और हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। ये पूछेगा रिजल्टेंट आता है ए के बीच में, तो कभी कभी हम क्या करते हैं जल्दबाजी में सिर्फ थीटा का मान यहाँ पर लिखा आता है, वो हमारा गलत हो जाता है। चलो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का।